हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज शिवम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। सो हम पेपर 2 का अपने बहुत सारे ऐसे देख रहे थे। मेरे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे आ गए हैं। उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए, मैं एक्चुअली पर्टिकुलर ऐसे कवर नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चे नए हैं, अभी भी जो बच्चे नए हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और जो पुराने बच्चे हैं वो तो जानते ही हैं कि कैसे क्या करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत फेमस टॉपिक है। हर कोई इससे मेरे को चाह रहा था कि मैं इस पे एक ऐसे दे दीजिए सर। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा। तो आज जो है मेरा है वो एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, ये। तो एग्रीकल्चर का मतलब पूरा जो भी एग्रीकल्चर से सवाल होगा वो क्वेश्चन अगर ऐसे आता है एग्रीकल्चर के ऊपर तो आप इससे पूरा आंसर को टिक कर सकते हैं। पहली सवाल तो ये। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये जो आप 3 फार्म लॉस जो आए हैं जिन पे इतना बवाल मचा हुआ था, ये आप वो पढ़ाने वाले हो? तो नहीं, मैं वो फार्म लॉस, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आज बताइएगा। देखिए फार्म लॉस में क्या दिक्कत है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मान के चलिए 3 फार्म लॉस हैं, तो मैं उसमें आपको क्या पढ़ाऊँ, आप क्या चाहते हैं मेरे से? मैं एक एक फार्म लॉस के कुछ सेलेंट फीचर्स बताऊँ, फिर उसमें ये बताऊँ कि इसमें क्या गलत है, ये ऐसे पढ़ाऊँ? या इसको ऐसे वो कभी नहीं पूछेगा? क्यों नहीं पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप यूपीएससी सिविल सर्विस का मेंस नहीं लिख रहे हैं। मेंस में आपको आंसर लिखना होता है, वो कभी आपसे लॉस नहीं पूछने वाला है। तो लेकिन फिर भी मेरे को इतना आता है कि सर फार्म लॉस पढ़ाइए, फार्म लॉस पढ़ाइए। तो आज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं फार्म लॉस पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। और अगर आपके दिमाग में है कि सर फार्म लॉस का कोई टॉपिक मेरे को दीजिए, कि फार्म लॉस का कोई हेडिंग कि आप इस पे पढ़ाइए उस पे पढ़ाइए, तो मैं, वरना मेरा तो सिंपल है कि अगर आपको फार्म लॉस मेरे से पढ़ना है तो मैं क्या करूंगा कि जैसे पहला हमने फार्म लॉ लिया, उसके कुछ फीचर्स पढ़ लिए जो आए हुए हैं और उससे क्यों नाराज है, उसमें रिफॉर्म की क्या जरूरत है, या उसमें जो पब्लिक है वो क्या चाहती है, वो क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊं। तो ये दूसरा तरीका है। तो आप लोग मेरे को आज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर ऐसे फार्म लॉस पढ़ाइए, या आपको पढ़ने भी है फार्म लॉस मेरे से, या समझना है नहीं समझना, वो आज आप सीधे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसी हिसाब से मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। आज मैं एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा अच्छे से कवर करने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। कैसे करना है, क्या लिखना है, सब ठीक है। अब मैं एग्रीकल्चर का, देखिए हर किसी का अपना इंट्रोडक्शन और वो सब तो हो सकता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि हम ब्रॉड थीम कवर कर रहे हैं, तो मैं इसमें इंट्रोडक्शन आपको नहीं बता रहा हूँ। जिसको जो अच्छा लगे वो इंट्रोडक्शन इतना तो आप लिख सकते हैं। मैं केवल इसमें बताने वाला हूँ क्या क्या दिक्कतें हैं जो आप मेन मटेरियल लिखेंगे। सबसे पहले आएगा कॉजेज। एग्रीकल्चर के कॉजेज क्या है, मतलब कॉजेज लिख सकते हैं, या दूसरी चीज हम लिख सकते हैं प्रॉब्लम्स। या तो एग्री प्रॉब्लम क्या है, एक सेकंड, प्रॉब्लम क्या है या फिर जो चैलेंजेस हैं वो सब क्या है। तो आज आपको वही बताना है। चलिए, सबसे पहला जो है हम इसमें लिखेंगे जो प्रॉब्लम्स होती हैं एग्रीकल्चर में, या तो मतलब जो पैदा करने से पहले की, पैदा करने के टाइम और पैदा करने के बाद। तो 3 तरह की प्रॉब्लम होती हैं। तो वही हम लिखेंगे। सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम आएगी वो प्री हार्वेस्ट प्रॉब्लम होती है। जब हम पैदावार कुछ करना चाहते हैं, कुछ उगाना चाहते हैं, उससे पहले की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं केवल हेडिंग हेडिंग दे रहा हूं, इनके अंदर आपको ही लिखना पड़ेगा। समझाऊंगा मैं जरूर। जैसे प्री हार्वेस्ट प्रॉब्लम है, सबसे पहले क्या आती है प्री हार्वेस्ट प्रॉब्लम में कि स्मॉल लैंड होल्डिंग है। जितने भी इंडिया में जितने भी जो फार्मर्स हैं उनके पास जो जमीन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में है और कम होती जा रही है। कितनी मतलब 2 हेक्टेयर से कम है। 2 हेक्टेयर से जिनके पास कम होती है उन्हें बोलते हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग। ये जो 2 हेक्टेयर से कम है, ये करीबन 86% जो इंडियन के फार्मर्स हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग सबसे पहली प्रॉब्लम तो इसमें यही है। दूसरी और क्या प्रॉब्लम है? दूसरी प्रॉब्लम है फाइनेंस। जो भी सर इनको पैसा चाहिए होता है फार्मर्स को, ये क्या करते हैं, ये मनी लेंडर से पैसा ले लेते हैं। इनके जो मतलब जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमें पैसा चाहिए होता है तो हम बैंक से लेते हैं। तो जो फार्मर्स हैं वो केवल 40% ऐसे फार्मर्स हैं जो बैंक से, या हम बोल सकते हैं जो फॉर्मल क्रेडिट जिसे बोलते हैं, फॉर्मल क्रेडिट बैंक या बैंक जैसे जितनी भी स्मॉल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनसे पैसा लेते हैं, केवल 40%। जबकि 60% जो है वो आज भी या तो लेते नहीं है, या लेते हैं तो वो मनी लेंडर से लेते हैं। तो फाइनेंस की दिक्कत है। 2 प्रॉब्लम हो गई। मैं आपको यहाँ प्रॉब्लम बताता जा रहा हूँ जो भी दिक्कतें आ रही हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है? तीसरी प्रॉब्लम आती है सीड्स की। हमें अच्छे सीड्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि प्रॉपर R&D नहीं होती, इसलिए हमें पुअर सीड्स मिलते हैं फार्मर्स को। तीसरी प्रॉब्लम ये हो गई। चौथी प्रॉब्लम फर्टिलाइजर। हमें फर्टिलाइजर अब नहीं मिलता है। फर्टिलाइजर जैसे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो भी अच्छी क्वालिटी का चाहिए होता है अनसाइंटिफिक फर्टिलाइजर मिलता है, क्योंकि वो फोकस ही नहीं करते कि कैसे, मतलब कितना नुकसान होगा जमीन को। वो केवल फोकस करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार को बढ़ा सकें। ठीक है। पांचवा प्रॉब्लम आप कहेंगे इरिगेशन। भाई इरिगेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हर जगह पानी की समस्या है। तो इरिगेशन आप लिख सकते हैं। क्यों, आप ये बता सकते हैं जहाँ रेन फेड एरिया और जो सूखे एरिया उनका थोड़ा बता सकते हैं कि राजस्थान में उधर कमी है, और या हरियाणा के या महाराष्ट्र का जो द्रविड़ वाले रीजन है, द्रविड़ बोल रहा हूँ, मराठवाड़ा जो रीजन है महाराष्ट्र का, वहाँ इरिगेशन की कमी है। ये 5वां हो गया। छठा टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है।
हमारे यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई नहीं है, वरना अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस हो तो हम नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करें, हम जीएम क्रॉप्स को और ज्यादा बढ़ावा दें, तो हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है नहीं। सातवां और क्या लिख सकते हैं, पुअर लैंड रिकॉर्ड्स। हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट है उसने हमारे आज तक डिजिटाइजेशन कराई नहीं है। कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट कर रही हैं, लेकिन आज भी 14 से 15 स्टेट ऐसी हैं जिनके पास पूरे अच्छे अपने लोगों के लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है। अब लैंड रिकॉर्ड नहीं होगा तो कोई बैंक आपको लोन देगी नहीं, तो पुअर लैंड रिकॉर्ड, जिसमें आप लिख सकते हैं 14 स्टेट अभी भी ऐसी हैं इंडिया में जिन्होंने अभी तक अपने जो फार्मर्स हैं उनका एक अच्छा सा रिकॉर्ड नहीं बनाया है, डिजिटली या ऑफलाइन जैसे भी चाहे। तो ये हमारी हार्वेस्ट करने से पहली प्रॉब्लम है, प्री हार्वेस्ट प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं। देखिए ना, प्री हार्वेस्ट प्रॉब्लम। चलिए, इतनी ये तो पैदा करना है हमें, उससे पहले कि इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। बताइए एक फार्मर को क्या क्या झेलना पड़ता है, आज आपको मैं समझा रहा हूँ। फिर दूसरा हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ। इसमें आपको एग्जाम में मैं इसलिए इतना ज्यादा पढ़ाता हूं क्योंकि एग्जाम में आपको सबको ध्यान नहीं रहेगा, इसका मुश्किल से 25% ध्यान रहेगा, उतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। इसीलिए मैं इतना डिटेल में सारे पॉइंट्स कवर करता हूं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा याद रहे। ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ, तो अब क्रॉप जब हम उगाएंगे उस समय क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम आती है पेस्ट्स की प्रॉब्लम। जो इंसेक्ट हैं जो मतलब जो खा जाते हैं पेट्स को, प्लांट्स को, वो करीबन 15.7% जो है वो पेस्टिसाइड अटैक होता है इंडिया में। तो आप ये डेटा मैं जो लिख रहा हूँ इसका सीधे सीधे यूज कीजिएगा। दूसरा क्लाइमेट चेंज, कहीं कभी बारिश हो जाती है बहुत ज़्यादा, कहीं कभी बाढ़ आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास इतना अच्छा सुविधा है ही नहीं। क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी कभी क्या होता है, अनयूजुअल फ्लड्स एंड ड्रॉट्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी जो हमारी ज़मीन है या पूरे जो हमारी वेजिटेशन है वो खराब हो जाती है। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मार्च 2021 में जो मेजॉरिटी जो व्हीट क्रॉप थी मध्य प्रदेश में वो डिस्ट्रॉय हो गई थी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो आप इसमें मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दे सकते हैं, मार्च 2021 की ही खबर है। वहाँ व्हीट की क्रॉप पूरी तरह से खराब हो गई थी क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी। दूसरा, अनयूजुअल फार्म प्रैक्टिस करते हैं हम क्या करते हैं, जितने भी फार्मर हैं ये उनकी गलती है, मैं मान सकता हूं अनयूजुअल फार्म प्रैक्टिस, कि हम क्या करते हैं कि हम उसकी सॉइल की टेस्टिंग ही नहीं कराते, जबकि क्या करना चाहिए कि हमें पहले सॉइल की टेस्टिंग करानी चाहिए। और दूसरा क्या करते हैं फार्मर, इसमें ओवर इरिगेशन कर देते हैं। तो आप इसमें ये लिखेंगे अनयूजुअल फार्म प्रैक्टिस में कि सॉइल टेस्टिंग कराते नहीं है, ओवर इरिगेशन कर देते हैं या एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर देते हैं। तो आप तीसरे पॉइंट में ये लिख सकते हैं। चौथा क्या लिख सकते हैं, लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। लैक ऑफ साइंटिफिक पेज के लिख सकते हैं कि इन्हें साइंटिफिक इतनी नॉलेज नहीं होती। साइंटिफिक भी लिख सकते हैं या सोशल नॉलेज भी बोल सकते हैं कि जो इन्हें कहाँ से लोन लेना है या किन लोगों से हमें साइंटिफिकली डील करना है जो हमें अच्छे सीट दे सकें। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो गई ड्यूरिंग। अब तीसरी जो प्रॉब्लम आएगी पोस्ट हार्वेस्ट। जब हमारा पूरा खेती खड़ी है, अब उसको हम कैसे करें? पोस्ट हार्वेस्ट जब हमने खेत मतलब पूरी फसल जो है कटाई कर ली उसकी, अब उसका क्या करें? तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे पहले पुअर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। क्यों भाई? हमारे पास कुछ है ही नहीं रखने के लिए साधन। अब मान के चलिए मैनेजमेंट, आपने टमाटर की खेती करी, अब टमाटर आपने एक बार काट दिए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? वो टमाटर एक ही दिन, जिस दिन आपने काटे उसी दिन या 2 दिन कर लो, 2 दिन तक आपको बेचने पड़ेंगे। अगर आपने तीसरे दिन को रखा तो आपके टमाटर सारे खराब हो जाएंगे। हमारे पास इतने अच्छे वेयर हाउसेज है ही नहीं, हमारे पास इतने अच्छे पेरिशेबल आइटम के लिए कुछ है ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फार्मर्स को अच्छी रेट नहीं मिल पाती कभी कभी। तो पुअर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट लिख सकते हैं। दूसरा, पुअर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास वेयर हाउसेज है नहीं, सरकार कुछ कर नहीं रही वेयर हाउसेज बनाए, जिसकी वजह से जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं वो खराब हो जा सकते हैं। दोनों ही पॉइंट लगभग सेम है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। तीसरा, क्रैशिंग ऑफ प्राइस। कभी प्राइस जो है हमारी एकदम क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। चौथा, एमएसपी रिलेटेड इशू। एमएसपी क्या होता है? कभी कभी आप जाएंगे, लेनदार मना कर देता है, जो वहाँ प्रोक्योर करता है कि हमारे स्टोर में इतनी जगह नहीं है, मैं लेना नहीं चाहता हूँ, तो इसकी वजह से लेस प्रोक्योरमेंट होता है। ये केवल फार्म जो एमएसपी रिलेटेड जो एमएसपी वाला है वो फायदा जो है वो केवल बिग फार्मर्स को मिलता है, जबकि छोटे फार्मर्स रह जाते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं इसमें। और पांचवा क्या लिख सकते हैं? पुअर एक्सपोर्ट। ये अच्छा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते इंडिया के जो फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं अपने पास में बेच देते हैं, जबकि मान के चलिए लेस क्या करने लग गया, अब इंडिया के फार्मर्स के साथ डायरेक्ट डील करता है। तो ये अच्छी चीज़ है। तो इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो अपना क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाते, जबकि अगर वो एक्सपोर्ट करें तो उनको कितना फायदा हो। तो ये कुछ इसके पोस्ट हार्वेस्ट के इशू हो गए। चलिए, हमने ये देख लिया। और क्या लिख सकते हैं? और हम एक लिख देते हैं अदर इशूज। इन सबको छोड़ के अदर इशूज क्या होंगे? अदर इशूज बता देता हूँ। अदर इशूज में हम लिख सकते हैं कि स्टैग्नेंट प्रोडक्शन जो है वो स्टैग्नेंट हो गई है क्योंकि लेस इन्वेस्टमेंट है, लो ईड्स है, तो सब लोग अंडर प्रेशर में आ जाते हैं, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्शन है वो रुक गई है। दूसरा, ओवर क्राउड हो चुका है एग्रीकल्चर।
पूरी अपनी 50% से ज़्यादा जो जनता है वो केवल एग्रीकल्चर करती है, जिसकी वजह से जो मतलब एम्प्लॉयमेंट, जो हम बोलते हैं एक टर्म आता है जब आप टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, तो एक आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जो काम एक आदमी कर सकता है उस काम के लिए आपने दो दो आदमी लगा रखे हैं। तो आपका 2 हेक्टेयर का लैंड है, 2 हेक्टेयर के लैंड में मान के चलिए 2 आदमियों की जरूरत है, लेकिन 4 आदमी उस पर काम कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये एक टर्म होता है, यूज होता है। अगर आपने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट पढ़ा है तो आपने ये टर्म जरूर पढ़ा होगा। तीसरा, एरिया जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। एरिया डिक्लाइन, जहां कल्टीवेशन होती है कि भाई सब अपनी अपनी जमीन छोड़ छोड़ के वहां मकान दुकान सब बना रहे हैं, तो एरिया जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। और इनएडुकेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट लोग क्यों चाहेंगे वहां इन्वेस्ट करना जहाँ ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं मिलता, तो इनएडुकेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य मुख्य इश्यूज हैं जो एग्रीकल्चर इस समय फेस कर रहा है। मैंने आपको पॉइंट समझाया, ये मत सोचिएगा कि सर आप इसके अंदर भी हमें बताइए। मैंने एक एक पॉइंट आपको बोल बोल के समझाया, अब आपको इसके अंदर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना वो आपकी मर्जी। चलिए, ये तो हमारे हो गए हाँ चैलेंजेस या प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है अभी एग्रीकल्चर। अब हम आगे चलते हैं, एक सेकेंड। चलिए दोबारा से हम आते हैं अपने ऐसे पे। अब मैं बता रहा हूं कि इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। मैं 2-3 ऐसे यहाँ कवर करने वाला हूं, इसी ऐसे में कॉन्सिक्वेंसेस लिख सकते हैं हम। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं जब ये सब हो जाता है। या अगर आपके पास ऐसे आता है कि व्हाट इज द नीड फॉर डबलिंग, नीड ये भी एक ऐसे आ सकता है क्योंकि हमें डबल करनी है। नीड फॉर डबलिंग फार्मर इनकम, ये भी एक ऐसे हो सकता है। हमें नीड क्या है फार्मर की, बाय 2022 तक करनी थी ना, ये आपका टारगेट था, आपको ध्यान होगा। तो अगर आपके पास ये ऐसे आता है तो भी आप यही पॉइंट्स लिखेंगे। तो इसमें मैं 2 ऐसे को क्लब कर दिया हूं कि अगर डबल फार्मर इनकम के ऊपर ऐसे आता है तो भी आपको ये लिखना है। तो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंस में वही कि सबसे पहले किसके ऊपर इफेक्ट आएगा। सबसे पहले ऑन फार्मर पे क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, हम ये देख लेते हैं। फार्मर्स पे मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, 3-4 तरीके के ऐसे केवल एक थीम से कवर हो जाएंगे। आई एम कवरिंग द थीम, आई एम नॉट कवरिंग द फुल एसे ऑफ पर्टिकुलर चीज। तो याद रखिएगा, कोई बोले सर आपका बहुत बड़ा ऐसे हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो मैं केवल थीम कवर कर रहा हूं ताकि आपके 4-5 ऐसे एक ही लेक्चर से तैयार हो जाए। तो ऑन फार्मर पे क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, तो फार्मर पे होता है पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई आज तक किसान जो हमें अन्न देता है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भरी नहीं पाई है। एक जो मतलब स्टडी करी थी नाबार्ड ने, नाबार्ड तो आपने सुना होगा ना, तो इन्होंने माना था कि एक एवरेज जो फार्मर कमाता है, इतना रुपया कमाता है, 8931 था शायद, हाँ 8931 ही है, जो कि नेशनल की पर कैपिटा जो इनकम है उससे बहुत कम है। तो पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। दूसरा आप लिख सकते हैं फार्मर सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें क्या है, मैं डेटा दूं, 7.4% जो है वो सुसाइड हो चुकी है टोटल कंट्री में, एनसीआरबी का डेटा है। तीसरा इनडेटनेस, लोन के दबाव में ही बहुत लोग तो मतलब आ गए क्योंकि उनकी फसल खराब हो जाती है, उन्होंने लोन लेके करा होता है, तो अभी तक अपना डेट वापस ही नहीं कर पाए। करीबन 52% जो है लोन रिकवर ही नहीं हुआ है अभी तक, जो केसीसी के फॉर्म में जाता है ना, किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसानों को लोन मिलता है। चौथा, माइग्रेशन होने लग गया है। जब उन्हें खाने के लिए गांव में खेतों में मिल ही नहीं रहा है तो वो क्या कर रहा है, अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, तो जिसकी वजह से अर्बन में भी जॉब की कमी हो गई है। और पांचवा क्या लिख सकते हैं, एग्जिट कर रहे हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। बहुत लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है कि इसमें हमें फायदा नहीं मिल रहा तो इसे छोड़ दो। छठा क्या लिख सकते हैं, प्रोटेस्ट, फार्मर इतना प्रोटेस्ट कर रहा है, ये तो आप लिख ही सकते हैं। तो ये कुछ कुछ मुख्य पॉइंट हो गए जो फार्मर को परेशानी देते हैं, कॉन्सिक्वेंस जी हम लिख सकते हैं। दूसरा और किस किस को कॉन्सिक्वेंस, ये तो फार्मर का कॉन्सिक्वेंस हो गया। इकोनॉमी पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, इकोनॉमी पे तो बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंस होगा। तो इकोनॉमी पे जो कॉन्सिक्वेंस है वो आप लिख सकते हैं कि पुअर डिमांड, जब आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करेगी, तो भाई आपके अगर घर में ही चावल आटा तेल हो रहा है, सब हो रहा है, तो आप बाहर जाके क्यों खरीदोगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो डिमांड है वो पुअर हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, पुअर इन्वेस्टमेंट होगा, कोई यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा, पुअर इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, लो इनकम हो जाएगी, लो इनकम लेवल हो जाएंगे। ये पूरी साइकिल है, आप इसको साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हैं, इससे ये होगा, इससे ये होगा, ये एक पूरी साइकिल है, जिसकी वजह से क्या होगा, वीक इकोनॉमी हो जाएगी। आप ये भी लिख सकते हैं, वीक इकोनॉमी हो जाएगी। ये पूरी साइकिल है, आप बना भी सकते हैं। वीक इकोनॉमी होगी तो अगेन वीक इकोनॉमी से अगेन पुअर डिमांड हो जाएगी। तो ये पूरी साइकिल है, आप चाहें तो इसको साइकिल के फॉर्म में ही बना सकते हैं। मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया है। तीसरा, ये हमने बता दिया फार्मर पे क्या दिक्कत होगी, इकोनॉमी पे क्या दिक्कत होगी, अब सोसाइटी पे भी बता देते हैं। सोसाइटी पे क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, सोसाइटी पे, तो सोसाइटी पे क्या होगा, राइजिंग इनइक्वालिटी, अमीर और ज्यादा अमीर हो जाएगा, गरीब और ज्यादा
गरीब हो जाएगा। ये आप लिख सकते हैं। दूसरा जो ह्यूमन कैपिटल है उसको हम अच्छे से यूज ही नहीं कर पाएंगे। जो हम बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन रहती है, इतना करती है वो करती है, तो जब उनके पास ह्यूमन कैपिटल है, एग्रीकल्चर में अगर क्राइसिस होगा, उनकी हेल्थ या उनकी एजुकेशन उन्हें अच्छा नहीं मिलेगा, जो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं हमारा डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो वेस्ट हो जाएगा। आप ये लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट। तीसरा हम क्या लिखेंगे? लोअर पार्टिसिपेशन, करेंगे ही नहीं सर, क्यों पार्टिसिपेट करेगा कोई भी इंसान। चौथा फूड इनसिक्योरिटी, खाने को मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे। ये सबसे अगर अगर एग्रीकल्चर, अगर एक फार्मर जो है वो अगर खेती बाड़ी ना करे तो कितनी ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी पूरे नेशन के लिए। तो ये कुछ कुछ कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। क्या मैंने तीनों पे बता दिया कॉन्सिक्वेंस किस किस पे हो सकते हैं। फार्मर्स पे क्या ऐसी कॉन्सिक्वेंस होंगे, इकोनॉमी पे क्या होंगे, सोसाइटी पे क्या होंगे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसे भूल मत जाइएगा। जिसको जो अच्छा लगे वो इसमें से ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा पूरा लेक्चर आप पढ़िए, जो अच्छा लगे वो नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, सिंपल। किसी को कुछ समझ में आ रहा होगा, किसी को कुछ समझ में आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट सा भी है, मैं फिर से यही बोलूंगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारे में, इतना महत्वपूर्ण क्या है। सिग्निफिकेंस भी पूछ सकता है, सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये लिख लीजिए हेडिंग डाल के। तो सबसे पहले हम वही जो हमारा प्रॉपर जो हम ऐसे लिख के आते हैं आज तक वही हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। नॉर्मल, हम अपना पैटर्न चेंज करेंगे ही नहीं, जैसे हम लिखते आए ना ऐसे वही लिखेंगे। इकोनॉमी पे क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहला इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन फूड जो है, अगर आपने सीपीआई डब्ल्यूपीआई, मैंने आपको पता है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो जो हमारा फूड आइटम है वो तो हमारे सीपीआई में मेजर पार्ट है फूड का। तो आप ये लिख सकते हैं सीपीआई में मेजर पार्ट जो है वो फूड आइटम्स का है, इसीलिए इसका सीधा असर जो है वो इन्फ्लेशन पे पड़ता है। फिर से समझा देता हूं, सीपीआई के अंदर सारा जो आइटम है, मैक्सिमम आइटम है जो फूड आइटम्स है, तो अगर कुछ भी फूड आइटम्स ऊपर नीचे होता है उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी ऊपर नीचे होती है। दूसरा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस वही जो हम पढ़ के आए हैं कि काटने से पहले और काटने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम है, तो इससे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप ये लिख सकते हैं क्योंकि फर्टिलाइजर खरीदना, सीड खरीदना और फिर उनको अगर अच्छे दाम ना मिल पाए तो ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तीसरा एम्प्लॉयमेंट, 60% जो जनता है वो इसी में लगी हुई है और उसको कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो ये कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं। अगर उनको प्रॉफिट होने लगे इतनी एम्प्लॉयमेंट को तो कितनी बेरोजगारी कम हो जाएगी, तो ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होगा। दूसरा सोशल सिग्निफिकेंस, सोशल क्या फायदा है। सोशल में हम लिख सकते हैं, सोशल में क्या होगा कि अगर हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो रिडक्शन हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा इन सुसाइड, सुसाइड नहीं होंगी। अगर हमारा एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा तो कोई सुसाइड क्यों करेगा। अर्बन माइग्रेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, जो गांव से छोड़ छोड़ के जो रूरल वाले लोग जो अर्बन में जा रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। तीसरा पॉवर्टी जो है वो खत्म हो जाएगी, अगर ये अच्छा करे सिग्निफिकेंस, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। चौथा हम हाँ एसडीजी का भी आप लिख सकते हैं कि जो हमारे गोल्स हैं, एसडीजी जो गोल्स हैं हम पढ़ते जा रहे हैं कि हम उन्हें अचीव कर लेंगे। एक हमारा एसडीजी गोल शायद 2 है जो हंगर से रिलेटेड है, तो एसडीजी गोल 2 है, हाँ 2 है जो इससे डील करता है, तो आप एसडीजी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस हो गए। तीसरा हम चलते हैं, 2 सिग्निफिकेंस हो गए, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, अगर ये अच्छा बिजनेस एग्रीकल्चर अगर अच्छा हो तो डिमांड जो है लोन वेवियर की वो खत्म हो जाएगी। तो लोन वेवियर अगर नहीं दिया जाएगा तो जितना पैसा वो लोन वेवियर में देती थी सरकार, वो उस पैसे का कहीं अच्छा यूज कर सकती है। दूसरा प्रोटेस्ट जो होते हैं वो बंद हो जाएंगे, प्रोटेस्ट जो होते हैं वो बंद हो जाएंगे। तीसरा वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगी, आजकल वोट बैंक की पॉलिटिक्स इतनी चलती है वो सब खत्म हो जाएगी। तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में। 3 हो गए, 4 हो गया, और एक इंटरनेशनल भी सिग्निफिकेंस है। पता है इंटरनेशनल, मेरे को एक्चुअली डब्ल्यूटीओ से ध्यान आ गया। इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस कैसे है कि अगर हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो हम पढ़ते आए ना, अगर मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाया हुआ है, भूलिएगा नहीं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट होते हैं। तो अगर हमारा फ्रूट आइटम, ये हमारा फूड आइटम अच्छा होगा तो बीओपी जो है हमारा सरप्लस हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बीओपी क्राइसिस नहीं होगी। दूसरा क्या होगा, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, अगर किसी भी देश के पास खाने की पर्याप्त मात्रा है तो वो क्या कर सकता है, वो किसी भी लड़ाई को कैसे भी जीत सकता है, दूसरे लोगों को एक्सपोर्ट कर सकता है। हमें किसी भी और देश पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। आज भी इतने साल हो गए हमें इंडिपेंडेंस की, लेकिन आज भी इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है फूड के मामले में। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है, आप भूलिएगा नहीं।
ठीक है, तो ये लगभग लगभग आपका ऐसे तैयार होता जा रहा है। और क्या लिख सकते हैं, हमने इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। लेट्स सी वे फॉरवर्ड थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, क्या भविष्य में हम कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है। एक सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है। चलिए वे फॉरवर्ड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लिख सकते हैं आप चाहे तो वे फॉरवर्ड, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वे फॉरवर्ड थोड़ा बहुत ही बताता हूँ। वे फॉरवर्ड में क्या होगा, सबसे पहले वे फॉरवर्ड में क्या कर रहे हैं कि इंक्रीज कर दीजिए इन्वेस्टमेंट को, इंक्रीज करिए इन्वेस्टमेंट को, प्राइवेट और पब्लिक दोनों को बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में करिए, तो जिससे एग्रीकल्चर जो है वो ऊपर उठ के आएगा। दूसरा क्या करें, एविडेंस बेस्ड स्टडी करिए, एविडेंस करवाइए, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करिए। इन्होंने फार्म लॉज लाए लेकिन एविडेंस कुछ कलेक्ट नहीं करा कि क्या ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी करिए। तीसरा टारगेट करिए, टारगेट करिए इनकम लेवल्स को, जो गरीब किसान है उनको टारगेट करिए, जो अमीर किसान है उन पे मत टारगेट करिए। अभी क्या करती है सरकार भाई, किसी के लिए कुछ फैसिलिटी ला रही है किसी फार्मर के लिए, तो जो अमीर फार्मर है वो उस फैसिलिटी का फायदा उठा लेते हैं, लेकिन जो गरीब फार्मर है जिनको पता ही नहीं है वो उसका फायदा नहीं उठा पाते। और इंक्लूड करिए, इंक्लूसिव करिए, इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ फार्मर। आपने डेफिनेशन आज तक फार्मर की बनाई नहीं है, एक अच्छी सी डेफिनेशन बनाइए जो पूरा बता सके कि ये फार्मर है, इतना कमाता है, ये फार्मर है, इतनी जमीन है, ये फार्मर है। आज तक आपने कुछ बताया ही नहीं है, तो ये कुछ कुछ मेरे को लगता है। और आप लिख सकते हैं कि इसमें कमेटी आएगी, दलवाई कमेटी की जो दलवाई कमेटी, हाँ दलवाई इनका मेरे को पूरा नाम नहीं पता, दलवाई कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप इसमें लिख सकते हैं, हम एक कमेटी का नाम डाल देंगे तो एक अच्छा हो जाएगा। और छठा क्या लिख सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म करिए, लैंड रिफॉर्म की जरूरत है। और क्या लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों को बोलिए कि वो उनको पैसा दें। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग को रिफॉर्म करिए, रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। भाई जो उस बनाया है किसी फार्मर ने कुछ उगाया है तो उसको बेचने का अधिकार तो दीजिए, उसकी मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए ताकि उसको अच्छी से अच्छी रेट मिल पाए। तो ये आपका एक पूरा लगभग ऐसे तैयार हो चुका है। तो मेरे को लगता है काफ़ी सफिशिएंट, ऐसे बड़ा देना मेरे को नहीं लगता। वे फॉरवर्ड तो अभी मैं और दे सकता हूँ 50, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। आप मेरे को 3 फार्म लॉस के बारे में आज जरूर बताइएगा कि मेरे को वो पढ़ाने चाहिए, नहीं पढ़ाने चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाना चाहिए। जल्दी से आपका एग्जाम पास में है, इसलिए मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। और आपको ये लेक्चर कैसा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर सकते हैं, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। आप अपने आंसर मेरे को इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, shivam_tyagi_st। ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा ऑन टेलीग्राम इंस्टाग्राम, सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत पास है, लगे रहिए और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। बाय बाय।